क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग ओशिनोग्राफी अर्थात समुद्र विज्ञान पढ़ रहे थे और मैंने बताया था समुद्र विज्ञान की क्या महत्व है और मैंने अंतः समुद्री उच्चावाच यानी सबमरीन रिलीफ के बारे में बात किया था और मैंने डिफरेंट स्ट्रक्चर बताए थे जिसका फोटोज जो था वो मैंने भेज भी दिया आप लोगों को। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो डिफरेंट जिस तरह से हमने देखा था कि सरफेस पे कहीं पठार है, कहीं पठार है, कहीं लैंड सी कंट्रास्ट है, तो उसी के तरह जो हमारे समुद्र है उसके अंदर भी इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, यानी पहाड़ है, पठार है, खाई है। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो जो ओशन का वाटर है, जो जल है समुद्र का, महासागर का, उसका भी डिफरेंट जगह प्रॉपर्टीज यानी उसके जो गुण हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं वो चेंज होती रहती है। तो आज हम जहाँ से कल ख़त्म किए थे वहीं से कि इसके गुण क्या क्या हैं, तो इस पे हम अब देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ओशन वाटर, तो इसको हम लोग देखेंगे बेसिकली, जिसको हम लोग कहते हैं महासागरीय जल की विशेषताएं। तो अगर हम देखेंगे तो महासागरीय जल की जो विशेषताएं हैं उसमें देखेंगे तापमान और लवणता। हम लोग जानते हैं कि जो महासागरीय जल है वो खारा होता है और उसका जो टेम्परेचर होता है, तापमान जो होता है वो भिन्न जगह भिन्न होता है। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे तो लवणता कैसे इफेक्ट होता है और तापमान कैसे, इसके तापमान उससे क्या संबंध है, तो ये दोनों संबंध हम लोग देखते हैं। और ये दोनों चीज अर्थात लवणता और तापमान, ये दो बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे विशाल महासागर जो है उसकी जल राशियों, जो बहुत लार्ज अमाउंट या हैवी अमाउंट ऑफ जो ओशन वाटर है उसके संचारण यानी जो उसका सर्कुलेशन होता है उसको प्रभावित करते हैं। अतः महासागरीय जल के संचरण में यानी जो देखते हैं हम लोग के जो ओशन करंट होता है या जो उसका मूवमेंट होता है उसमें ये दोनों चीज काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम देखेंगे, तो इसमें हम अध्ययन करेंगे तो महासागर के जल का तापमान गुण के रूप में कि उसका तापमान आखिर क्या है। दूसरी चीज देखेंगे कि उसकी सैलिनिटी यानी कि लवणता, और चूंकि जब लवणता या तापमान अधिक हो जाता है या लवणता अधिक हो जाता है तो जैसे लवणता अधिक होगा तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तापमान अधिक होगा डेंसिटी कम जाएगी, तापमान कम होगा डेंसिटी बढ़ जाएगी उसकी। तो ये कॉमन विशेषता है। तो इसका मतलब है उसके घनत्व, तो उसका घनत्व, उसकी लवणता, उसका तापमान, ये तीन चीज काफी महत्वपूर्ण होता है कोई भी महासागरीय जल के संचरण के लिए। यानी कोई भी अगर महासागरीय जल संचारित होता है तो ये तीन चीज काफी इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब हम आगे इसी को देखेंगे। तो महासागरीय जल का तापमान, अब हम लोग जैसा कि मैंने बताया कि तापमान, लवणता, और जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी पे भी प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह से लवणता अगर बढ़ रहा है तब भी डेंसिटी पे प्रभाव पड़ रहा है, और जब डेंसिटी पे प्रभाव पड़ेगा तो फिर उस जल की प्रॉपर्टी में भी परिवर्तन होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग तापमान की बात करते हैं। तो सौर विकिरण, हम जानते हैं कि सौर विकिरण जल के भौतिक गुणों में विभिन्न कारणों से महासागरीय जल का तापमान विभिन्न स्थानों पर देखेंगे बदलता रहता है। इसमें अक्षांश और ऊर्ध्वाधर वितरण है। सपोज कीजिए कि ये महासागर है कोई भी, ये इसको अगर हम देखें तो ये एक ग्लोब है, हमारा अर्थ है, और इस पे आप समझ लीजिए ये एरिया महासागर वाला है, महासागर वाला है। तो या आप देखें ये यूएस समझ लें, ये आपका यूरोप समझ लें, यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप अफ्रीका समझ लें, तो ये अटलांटिक ओशन मान लें, अटलांटिक ओशन मान लें। तो अटलांटिक ओशन का अगर हम टेम्परेचर देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर
कुछ होगा, और यहाँ का टेम्परेचर जो इक्वेटर पे है यहाँ का कुछ होगा। यानी यहाँ आपको गर्म होगा और यहाँ काफी ठंडा होगा। तो ठंडा होगा, इवन अगर पोल के पास जाएंगे तो काफी ये आर्टिक ओशन हो जाएगा और फिर पूरा वो बर्फी आपको मिलेगा, जो कल मैंने चर्चा किया था। तो इस तरह ये अक्षांश है। तो अक्षांश, जैसे जैसे अक्षांश पे हम लोग ऊपर जाएंगे, इक्वेटर से ऊपर या इक्वेटर से नीचे, तो महासागर का तापमान कमेगा। सबसे ज्यादा महासागर का तापमान होगा आपको इक्वेटर पे। इसी तरह गहराई भी इंपैक्ट करता है। तो गहराई को देखें कि किस तरह से इंपैक्ट करता है, तो उसको कहते हैं तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी उसका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कि ये लैंड है और ये जो है ये हमारा ओशन है, ये हमारा ओशन है, ओशन है, यानी ये लैंड है, ये ओशन है। तो नॉर्मल क्या होता है, जैसे हम लैंड से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ, ऊपर जाएंगे तो ठंडी बढ़ेगा, जैसे जैसे नॉर्मल ट्रोपोस्फीयर तक तो यही स्थिति होती है। लेकिन अगर हम सागर में जाएंगे तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इससे, यानी जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे ठंडी बढ़ेगी। यहां क्या था, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ठंडी बढ़ती है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो ठंडी बढ़ेगी। उसके कारण क्या है, तो उसका कारण आप इस तरह से देखिए कि जो सूर्य है, सन, तो सोलर रेडिएशन जो यहां आता है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी ये लेयर प्राप्त करता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि सूरज की किरणें जो यहां मिलता है वो यहां नहीं मिलता है, और बॉटम लाइन पे जाते जाते आपको कुछ महासागर में आपको काफी अंधेरा भी मिलता है। तो इसका मतलब है कि सूरज की किरणें जो है ज्यादा अंदर तक नहीं जाती है। तो जितना रेंज में ये सूरज की किरणें पड़ी वहां का पानी आपको गर्म मिलेगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो पानी आपको ठंडा मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये ऊर्ध्वाधर वितरण यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी टेम्परेचर का अलग अलग होता है। इसी को हम लोग देखेंगे आगे। तो तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, एक तो ये मोटे तौर पे है, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जैसे आप अक्षांश में उच्च अक्षांश इक्वेटर से ऊपर या इक्वेटर से नीचे जाएंगे तो उच्च अक्षांश कहीं भी जाएंगे तो वहां आपको धीरे धीरे उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे तो ठंडी बढ़ेगा, निम्न अक्षांश की ओर जाएंगे तो वो सागर गर्म होगा। लेकिन ये सिचुएशन पूरे ग्लोब पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो एक सीधा सादा एक गेंद का गोला की तरह से नहीं है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म एंड फीचर्स है जो हमने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा था। कहीं लैंड है, कहीं सागर है, सागर के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टोपोग्राफी है जो कल हम लोग पढ़े थे। तो इसके कारण क्या होता है कि जो तापमान का वितरण होता है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओशन का, वो भी अलग अलग होता है। तो हम देखेंगे कि तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ये जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से कारक हैं। तो इसमें है आपका महासागरीय जल के तापमान को वितरण करने वाले प्रमुख कारक। तो नंबर 1 में तो जैसा मैंने बताया था अक्षांश, अक्षांश है, यानी जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, इक्वेटर की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो नंबर 1 में आपका होगा अक्षांश। दूसरा हम देखेंगे तो इसी अक्षांश में कैसे परिवर्तन होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, तो उष्णकटिबंधीय महासागर जो होता है, जैसे कि मैंने बताया कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा तापमान, यानी जो ट्रॉपिकल रीजन का समुद्र है वहां सबसे ज्यादा तापमान, और आर्कटिक में जाएंगे तो सबसे कम तापमान। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का औसत तापमान आप देखेंगे तो लगभग 27 डिग्री सी होता है। तो बढ़ते अक्षांश के साथ साथ तापमान के दर में कमी आती है, और यह तापमान का जो कमी होता है वो सामान्यतः 0.5 डिग्री प्रति अक्षांश प्रति सेल्सियस होता है।
यानी जब आप ये देखें कि जब हम इक्वेटर के पास या ट्रॉपिकल रीजन, जैसे ये हमारा अर्थ है, जीरो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। तो ये जो ट्रॉपिकल क्षेत्र में जो भी महासागर पड़ेगा उसका एवरेज टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सी। और हम जानते हैं कि 26.5 से ज्यादा या 27 डिग्री पर जब जाएगा तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनेगा। तो यही वजह है कि यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपको बनता हुआ मिलेगा। अब हम जाएंगे यहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ में, तो यहाँ का टेम्परेचर काफी सागर का कम होगा, चाहे आप नॉर्थ की तरफ जाएं या फिर आप साउथ की तरफ जाएं। तो वहां का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर होगा -1.8 डिग्री सी। तो ये तो 27 डिग्री था, ये ट्रॉपिकल रीजन में, और इस रीजन में है -1.8 डिग्री सी टेम्परेचर। तो दोनों टेम्परेचर में भिन्नता पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? अक्षांश के कारण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ सर्वाधिक सोलर रेडिएशन पड़ता है, सोलर रेडिएशन पड़ेगा तो गर्मी होगा, यहाँ सोलर रेडिएशन बहुत कम पड़ता है, जिसके कारण ये -1.8 डिग्री सी सेल्सियस होता है। अब हम देखेंगे प्रति अक्षांश। जैसे हमने देखा था कि प्रति अक्षांश अगर आप देखेंगे तो जैसे देशांतर पे हम लोग देखते हैं कि एक देशांतर में कितना, तो 4 मिनट का डिफरेंसेस होता है। तो उसी तरह से आप देखिए, तो अगर इस तरह से हम जाएंगे इक्वेटर से अगर 1 डिग्री अक्षांश गए तो वहाँ 0.5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो ये 0.5 डिग्री सेल्सियस पर अक्षांश यानी पर लैटिट्यूड ये कमता है। तो ये है आपका तापमान। अब हम देखेंगे तो तापमान की बात, स्थल एवं जल का असमान वितरण। जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारा अर्थ है उसका स्थल और जल समान वितरण नहीं है, एक तरह से नहीं आपको वितरण है, तो असमान वितरण है। असमान वितरण का मतलब यह हो गया कि स्थल तेजी से गर्म होता है। इसका मतलब यह हो गया कि स्थल के पास जो लैंड है या जो सागर है वो तेजी से गर्म होगा बशर्ते खुला समुद्र के। तो ये भी आपको स्थल एवं जल के असमान वितरण को दर्शाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध के महासागर की तुलना में उत्तरी गोलार्ध के महासागरों के जल स्थल से अधिक संपर्क के कारण आपको अधिक गर्मी प्राप्त करते हैं। कभी कभी आपसे यूपीएससी के इंटरव्यू में भी इस तरह से कभी कभी पूछा जाता है कि आप, चाहे अमेरिका में हैरिकेन आता है या फिलीपींस में टाइफून आता है, आप देखते हैं कितनी तबाही होती है इंडियन ओशन में जब आता है, ये अक्सर चक्रवात आता रहता है, चाहे अरेबियन सी में हो, बंगाल की खाड़ी में हो, या आपने देखा कि अमेरिका में भयंकर तबाही मचा देता है ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। इसके उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम देखने को मिलता है इस तरह के साइक्लोन। क्यों? तो सीधा बात है, वहां आपका लैंड मास कम है और ये जो लैंड और सी का असमान वितरण है तो वहां का टेम्परेचर जो है उतना गर्म नहीं हो पाता है जितना एक ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए आना चाहिए। कभी कभी हो जाता है तो कभी कभार ही आपको उधर इस तरह के साइक्लोन मिलेंगे। इसका मतलब यह हो गया कि ज्यादातर यहाँ जो है उत्तरी गोलार्ध के मुकाबले दक्षिणी गोलार्ध के सागर आपको अपेक्षाकृत कम गर्म होंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। आगे हम लोग इसको देखते हैं तो खुले सागरों की तुलना में आसपास के क्षेत्रों के प्रभाव के कारण निम्न अक्षांश में जो स्थल से घिरे हुए हो सागर होंगे उसका वार्षिक तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल। आप देखेंगे, जबकि आप रेड सी को देखें, लाल सागर जिसको रेड सी कहते हैं, आप जब मैप पे देखते हैं तो एक अफ्रीका है, यहाँ इस तरह से देखें, ये अफ्रीका का हॉर्न है, ये सऊदी अरबिया है और ये इस तरह से, और ये आपका रेड सी है या इसको लाल सागर हम लोग कहते हैं। लाल सागर।
तो ये लाल सागर जो है इसका टेम्परेचर हम देखेंगे, चूंकि ये भी लैंड है, ये भी लैंड है, इधर भी लैंड है और इधर समुद्र है, तो ये आप तीनों तरफ देखेंगे समुद्र लैंड मास से, बड़े लैंड मास से घिरा हुआ एरिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बड़े लैंड मास से घिरा हुआ एरिया है, तो यहाँ का टेम्परेचर जो होगा यहाँ के मुकाबले, जो खुले समुद्र है, ये इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन है, तो यहाँ के मुकाबले इसका, तो यहाँ का है कितना, यहाँ का है 26.7 डिग्री सेल्सियस एवरेज। लेकिन जब यहाँ का टेम्परेचर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा हो जाता है, यानी कि इसका टेम्परेचर आपको होगा 37.8 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, तो इतना सेल्सियस होता है। और फारस की खाड़ी का अगर देखेंगे, पर्शियन गल्फ, यही जो अरब यहाँ से शुरू हो जाता है और यहाँ से पर्शियन गल्फ, ये वाला एरिया, तो उसका भी टेम्परेचर 34.4 डिग्री सी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो गर्मी है, ये तापमान है, ये लैंड और सी का कंट्रास्ट, यानी कि स्थल और जल की विषमता के कारण भी तापमान में फर्क होता है, महासागर के तापमान में फर्क होता है। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। तो देखिए, तो दूसरा है आपको प्रचलित पवनें, जो मैंने बताया था, जो परमानेंट विंड होता है, ईस्टर्ली, वेस्टर्ली, पोलर ईस्टर्ली, ये सारी चीजें जो मैंने ग्लोबल सर्कुलेशन में आपको बताया था, वो भी महासागर के जल को प्रभावित करती हैं। वो इस तरह से प्रभावित करती हैं कि महासागरों की ओर बहने वाली पवनें देखेंगे तो खास करके सतही जल को, जो गर्म जल होता है, उसको दूर तक धकेल देती है। फिलहाल क्या होता है कि जिसके परिणाम स्वरूप नीचे का ठंडा जल ऊपर आता है और तापमान में क्या है कि भिन्नता पाई जाती है, यानी वर्टिकल टेम्परेचर अनुदैर्ध्य भिन्नता पाई जाती है, जिसके विपरीत तटवर्ती, इसके उल्टा भी होता है कि तटवर्ती पवनें गर्म जल को तट पर जमा करती है और इससे तापमान बढ़ जाता है। तो ये बढ़ता भी है और कमता भी है। क्यों? क्योंकि प्रिवेलिंग विंड या प्रचलित या अस्थाई पवनों के परिणाम स्वरूप। इसको इस तरह से समझे, इस तरह से समझे, मैं आपको समझाता हूं। तो ये कोई सागर है, ये सागर और ये भूमि है। ठीक है, हम जानते हैं कि जब ये भूमि पे या सागर पे सन या सूरज का किरण पड़ेगा तो ये तेजी से गर्म होगा। इसका मतलब है कि इसके आसपास का एरिया का जो ये पानी था वो क्या था, गर्म था, गर्म था। और ये नीचे का पानी क्या है, ठंडा है। ये गर्म था और ये ठंडा है। अब क्या होता है, यहां पे इस सोलर रेडिएशन को हम हटा देते हैं, तो इस सोलर रेडिएशन को हटा देते हैं, तो क्या होता है, यहां पे सपोज कीजिए ईस्टर्ली पवन आ रही है, यानी जो परमानेंट विंड है, पूर्वी पवन है, इस तरह से, इस तरह से। ये क्या है, पवन है। अब ये पवन क्या करता है, ये जो गर्म पानी है इसको धकेल के यहां ले आता है। अब ये गर्म पानी यहां आ गया। अब ये गर्म पानी जो यहां आ गया तो क्या होगा, ये ठंडा पानी ऊपर चला जाएगा। तो ये अब क्या था, ये जो गर्म था ये खत्म हो गया। अब ये पूरा एरिया आपको, जैसा ये इधर से आया तो ये फिर ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह के सर्कुलेशन के कारण यहां आपको लैंड गर्म होने के बावजूद भी यहां का पानी ठंडा होगा और यहां का पानी आगे जाएंगे तो गर्म होगा। क्यों? क्योंकि ये पवन की वजह से। अगर ये पवन नहीं होता तो आपको यहाँ गर्म मिलता और यहाँ ठंडा मिलता। तो इस तरह आप देखेंगे तो इससे दूर जाएंगे और इस तरह से अनुदैर्ध्य आप देखेंगे तो इसके परिवर्तन होगा, प्रचलित पवन। तो ये प्रचलित पवनों का काम होता है। तो ठीक उसी के विपरीत अगर यहाँ आप ये देख लें, ठीक अपोजिट इसका, यानी इस यहाँ से ये पवन हटा दीजिए, ठीक है, अपोजिट इसका देखिए कैसे होगा।
अब ये सागर है, ये लैंड है। अब यहां क्या है कि ठीक है, अब क्या है कि यहां क्या है कि ठंडा जल है, ठंडा जल है, ठीक है, ठंडा जल है, और यहां आपको गर्म जल था। अब हवा जो है इसके ठीक विपरीत दिशा से आ रहा है, अर्थात आप इस तरह से देखें कि हवा अब यहां से आने लगा, कोई परमानेंट विंड है, यहां से आ रहा है, और ये किधर जा रहा है, तट की ओर जा रहा है, तो तट की ओर जा रहा है। अब क्या है, ये गर्म जल है, अब ये गर्म जल को धकेल के यहां ले आ रहा है, और ठंडा जल फिर आपको नीचे जाके इधर चला रहा है, तो ये फिर गर्म हो जा रहा है। तो ठीक इसका अपोजिट भी हो सकता है। तो हवा चलने के परिणाम स्वरूप अगर इधर से हवा आ रहा है तो गर्म जल को इधर धक्का मार के ठंडा कर दिया, और इधर से आ रहा है ये गर्म जल है तो उसको फिर मार के इधर तटवर्ती, तो आपको तट का जो है जल वो इस तरह का गर्म मिलेगा। तो इस तरह ही यहाँ हमने आपको ये बताया था, यही था कि इसके परिणाम स्वरूप तापमान में भिन्नता आती है। इसके विपरीत तटवर्ती पवनें गर्म जल को तट पर जमा कर देती है, जो अभी मैंने बताया कि गर्म जल को तट पे जमा कर देती है, तो इससे उसका तापमान, जो किनारे का तापमान बढ़ जाता है। तो ये आपको प्रचलित पवनें या प्रिवेलिंग विंड कहा जाता है, या परमानेंट विंड कहा जाता है, या प्लेनेटरी विंड कहा जाता है, जो मैंने आपको बताया था। ईस्टर्ली, वेस्टर्ली, पोलर ईस्टर्ली, ये सारे जो पवनें हैं ये आपको परमानेंट विंड है। अब महासागरीय धाराएं, अब हम देखेंगे कि महासागरीय धाराएं भी जो है जल के तापमान को पर असर डालती हैं। वो किस तरह से, तो इस तरह से आप देख ले, इस तरह से आप देख ले कि गर्म महासागरीय जलधाराएं ठंडे क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देती है, जैसा कि मैंने ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में आप लोगों को बताया था। ठीक उसी तरह से ठंडी जलधाराओं के कारण गर्म स्थान भी ठंडा हो सकता है, या वहां का तापमान कम जाता है। जैसे कि मैंने लॉरेंशियल टाइप का क्लाइमेट के बारे में जब बताया था आपको, तो वहां से क्या था, लिब्राडोर जलधारा, जो ठंडी जलधारा है वो आ रहा था कनाडा के तट पे, तो वो निम्न अक्षांश में होने के बावजूद भी वो उतना गर्म नहीं था जितना उससे उच्च अक्षांश में ब्रिटेन या स्कैंडिनेवियन कंट्री था, क्योंकि वो गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम और अटलांटिक ड्रिफ्ट से प्रभावित था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपको महासागरीय धाराएं। तो इसी को आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए, ये इस तरह से टेम्परेचर का आपको वितरण मिलता है। अगर हम देखें तो इसको इस तरह से देखें, ये है आपका SP मतलब साउथ पोल, ठीक है, ये NP का मतलब है नॉर्थ पोल, और ये जो है आपका 0 डिग्री अक्षांश, यानी ये आपका इक्वेटर, ये वाला इक्वेटर। तो आप इक्वेटर पे देखेंगे, ये आपका इक्वेटर, तो इक्वेटर पे आपको सबसे गर्म जल मिलेगा। ठीक जैसे जैसे आप इधर आएंगे या नॉर्डिक सी या साधारण ओशन की तरफ आप आएंगे, तो या फिर आर्टिक ओशन में जैसा कि ये बर्फ आपको मिलेगा, या फिर साधारण ओशन में ये अंटार्कटिका है, तो यहाँ। तो अब ऊपर देखेंगे तो ये जो है, अब ये देखिए, ये जो है सेम रेखा है, ये देखिए, फिर इसके बाद अचानक ये टेम्परेचर, तो ये जो टेम्परेचर का एक साथ ही नीचे आ जाता है, गिरावट होता है, उसको थर्मोक्लाइन कहते हैं। तो ये थर्मोक्लाइन है। अब ये देखिए सदर्न ओशन और ये नॉर्डिक ओशन, तो ये सबसे ज्यादा। अब इसके अंदर जो रहता है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो महासागरीय धाराएं होती है उसको, जलधारा को दो तरह से विभाजित करते हैं हम लोग। नंबर एक, गहराई के आधार पे, एक तो सरफेस पे आपका चल रहा है, सरफेस पे जो करंट चल रहा है उसके आधार पे। दूसरा जो होता है वो उसके समुद्र के नीचे भी चलता है, बॉटम पे भी चलता है। ये देखिए, वो अक्सर ठंडी जलधाराएं होती है, ठंडी जलधाराएं होती है। तो ये आपको अंटार्कटिका से चलती है, उसको AABW कहा जाता है। तो AA है अंटार्कटिक
एंटार्क्टिक, ये ए और ए बॉटम, ये बी से बॉटम है, ये ए एक यहां का लिया है। एंटार्क्टिक बॉटम आपका वेव मतलब वाटर, डब्ल्यू से वाटर, यानी जो अंटार्कटिक बॉटम वाटर है वो ये है। यानी उसके आप अंटार्कटिक के नीचे जाएंगे तो वहां बॉटम वाटर मिलेगा और वो काफी ठंडा होगा। तो ये उसी तरह से ये NADW है, यानी नॉर्थ एटलांटिक डीप वाटर। NAD का मतलब है यहां आप देखेंगे NADW, ये जो लोअर है तो इसको कहते हैं नॉर्थ एटलांटिक डीप वाटर। तो यही है NADW है। ये बेसिकली ये ग्रीनलैंड ओशियनिक रिज है, उसी के बाद में जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें हम देखिए कि किस तरह से आपका टेम्परेचर का डिफरेंसेस होता है। यहां पे आप देखिए तो इसको हम मान लें ये सी लेवल है आपका, इस लेवल पे, और उससे ऊपर आप ऊंचाई पे है तो नीचे आप जाए तो आप समुद्र के बारे में यहां देखें सी लेवल से नीचे। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कमता जा रहा है, ये थर्मोक्लाइन कहलाता है। और इसमें देखिए जहां जहां जिस तरह से रिज है वो भी इस पे इंपैक्ट करता है। तो ये है आपको महासागर में टेम्परेचर का वितरण। मोटे तौर पे अगर एक साथ आप ग्लोब को देखें तो इस तरह से आपको वितरण यहां दिखाई देगा। तो ये है आपका टेम्परेचर ओशियन का। अगर आप देखें तो एक ही मैप के अंतर्गत है। इससे आपको साफ पता चल जाएगा कि टेम्परेचर कैसे डिफरेंसेस है। ये जो है ये कलर ये 0 डिग्री है, ये 5 है, ये 10 है और ये 30 डिग्री है, ये वाला। तो अब देखिए लाल सागर के पास ये देखिए सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है। फिर आप यहां देखेंगे ये भी लैंड से गिरा हुआ, ये भी लैंड से, तो यहां हाईएस्ट टेम्परेचर है। तो ये आपको इस तरह से टेम्परेचर डिफरेंसेस मिलेगा। अब ये देखिए कि आर्कटिक में ये वाला वायलेट यानी 0 डिग्री है, ये वाला। अंटार्कटिक में ये सारा एरिया 0 डिग्री वाला है। तो इस तरह आपको टेम्परेचर का डिफरेंसेस मिलता है। बाकी जो मैंने बताया था कि यहाँ वाला देखिए 27 डिग्री, यानी 27 डिग्री सी आपको पूरे एक्वेटर पे नजर आएगा। ये देखिए एक्वेटर का क्षेत्र है, एक्वेटर पे लगभग आपको वही 27 डिग्री सी नजर आएगा। तो ये है ग्लोबल ओशन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वैश्विक स्तर पे जो हमारा सागर का तापमान है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें होता क्या है कि ये सागर का तापमान हमारे क्लाइमेट पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। तो क्या डालते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा इवोपरेशन ज़्यादा होगा। इवोपरेशन ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि सर्टेन एरिया का हो सकता है सैलिनिटी बढ़ जाए। सैलिनिटी बढ़ जाए तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि आपका कहीं कहीं पे तो इरेटिक रेन होगा, यानी काफ़ी तीव्र वर्षा होगी, जो कुछ साल पहले आप लोगों ने देखा है किस तरह से हिमालय और इसके क्षेत्र में होती रहती है। तो ये अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा हमारे ग्लोब का और ख़ास करके सी सरफेस का, तो इससे एक दूसरा और सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, ये जो आर्कटिक का बर्फ आप देख रहे हैं 0 डिग्री, या अंटार्कटिक के पास जो ये बर्फ सब है क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। और जब ये पिघलना शुरू होगा तो फिर क्या होगा, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। यानी इसका जो सरफेस का लेवल है, सी सरफेस टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, सी लेवल बढ़ेगा। और जब सी लेवल बढ़ेगा तो बहुत सारे तटीय इस एरिया का हांगकांग आप देख लें या मुंबई देख लें, इस तरह के बड़े बड़े शहर खतरे में आ सकते हैं। तो इसीलिए समुद्र का तापमान जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक तो था टेम्परेचर, अब दूसरा हम लोग देखते हैं इसके गुण में कि टेम्परेचर का किस तरह से
एक सागर में हम इसको बंटवारा करते हैं, तो इसका ऊर्ध्वाधर वितरण जिसको कहा जाता है। तो जैसे मैंने बताया था कि ऊर्ध्वाधर वितरण किस तरह से होता है, तो जब आप पानी या सागर के अंदर जाते हैं तो इसको इस तरह से देख लें, इस तरह से देख लें, इस तरह से देख लें कि आप अगर ये समुद्र है नीचे और ये हमारा क्या है, सूर्य है, सूर्य से लाइट आएगा यहां, तो यहां पे क्या होगा, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। ठीक जैसे जैसे ये लाइट छन छन के नीचे जाएगा, पानी में हम लोग जानते हैं जैसे जैसे नीचे जाता है तो लाइट की आपका देखेंगे वो लाइट कमता जाता है। इवन बॉटम पे जाएंगे जहां इसका तल है तो काफी अंधेरा मिलेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ का तापमान जो होगा वो ज्यादा होगा, यानी ये गर्म होगा आपको, और यहाँ का तापमान क्या होगा, ठंडा होगा। तो आप देखेंगे तो टेम्परेचर का जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरह से आपका होगा यहाँ तक, उसके बाद सीधे काफी डीप हो जाता है। तो इसको हम लोग अभी यहाँ देखेंगे, टेम्परेचर का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो इसी को टेम्परेचर का वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। तो हमने बताया था कि ऊर्ध्वाधर वितरण, तो ऊर्ध्वाधर में जैसे कि मैंने बताया कि जो ऊपर में होगा वो ज्यादा गर्म होगा, नीचे होगा। तो ऐसी आपको भिन्नता जो है वो हम लोग देखते हैं आगे। तो इस प्रकार का भिन्नता ये है महासागरीय, ये। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह से है, आप इसको इस तरह से देख लें। ये देखिए, इसको कहते हैं टेम्परेचर का एरिया या थर्मोक्लाइन। तो ये होता क्या है कि ये देखिए, ये 0 है यानी सी सरफेस का लेवल है, और उससे हम नीचे जाते हैं, ये गहराई है, यानी ये आपको 0 मीटर है, 500 मीटर, 1000 मीटर, और ये 4500 मीटर यानी 4.5 किलोमीटर नीचे है। और ये है आपका इधर, ये क्या है, डिक्रीजिंग है, और ये क्या है, टेम्परेचर इंक्रीजिंग, यानी 4 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री, 16, 20, 24। तो नॉर्मल जो है आप यहां से लेते हैं तो ये सी सरफेस टेम्परेचर अगर ओवरऑल देखें, यानी आप इक्वेटर से लेकर टोटल सी सरफेस को देखें तो ये तकरीबन यही 24 और ये 20 के बीच में आप कहीं होता है टेम्परेचर। अब उससे ये जो होता है ये टेम्परेचर, ये आपको इस लेवल पे मिलेगा, यानी 500 मीटर। यानी आप 500 मीटर गहराई तक जाएंगे समुद्र में तो टेम्परेचर लगभग समान मिलेगा। लेकिन जैसे ही 500 मीटर के नीचे जाएंगे, 500 से 1000 मीटर, तो टेम्परेचर तेजी से कमेगा, और ये जो तेजी से कमता है तो उसी को थर्मोक्लाइन कहते हैं, उसी को हम लोग थर्मोक्लाइन। अब इसके बाद टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होगा, 4 डिग्री है तो लगभग उसी के आसपास, 4 से लेके अगर इसको सीधा देखें तो 0 है तो 3 या 2.5 तक जाएगा, उससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो ग्राफ होता है यही टेम्परेचर और डेप्थ का ऊर्ध्वाधर, यानी इसका ऊर्ध्वाधर वितरण दिखाता है कि जैसे जैसे डेप्थ आपका इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर रहा है, यानी टेम्परेचर घट रहा है। तो ये है आपका टेम्परेचर। तो ये पहला गुण था तापमान। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वैश्विक तापमान का वितरण है, यानी आप इक्वेटर के आसपास हैं तो गर्म होगा, या कोई महासागर का भाग 3 तरफ लैंड से घिरा हुआ है तो वो महासागर गर्म होगा। और उसी तरह से जैसे जैसे हम आर्कटिक की तरफ जाएंगे या अंटार्कटिक की तरफ जाएंगे तो ठंडा होगा। एवरेज भी हम लोगों ने देखा कि अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के समुद्र का औसत तापमान 27 डिग्री है, और उसी तरह से अगर हम देखें तो आर्कटिक या अंटार्कटिक के बीच का जो तापमान है वो -1.8 डिग्री सेल्सियस है। तो ये हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है।
तो अब हम लोग देखेंगे कि इसी से जो तापमान है, तो जैसे तापमान अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वहाँ इवोपरेशन ज़्यादा होगा, यानी इवोपरेशन का मतलब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। जब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वहाँ लवणता ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो सागर लैंड से ज़्यादा घिरा हुआ होगा वहाँ की लवणता आपको ज़्यादा मिलेगी। जो सागर खुले समुद्र में होगा या लैंड से नहीं घिरा होगा वहाँ की लवणता कम होगी। तो हम अब दूसरा गुण जो है महासागर का, ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है, और इसी से हम लोग जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है तो इसको लवणता कहते हैं। अब लवणता का पैमाना क्या होता है, पहले कौन से पैमाने पे नापे जाते थे, अब कौन सा पैमाना है, तो चलिए इस पे हम लोग उल्लेख इसका अब करते हैं। अब महासागरीय जल की लवणता यानी सैलिनिटी की बात हम लोग करते हैं। तो लवणता सागरीय जल में घुलनशील ठोस पदार्थों की माप है। हम जानते हैं कि जो महासागरीय जल है यानी H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो ये युग्म है H2O, इसके बीच में कितना अन्य घुलनशील पदार्थ शामिल है जो ठोस है, तो यानी H2O को छोड़ करके। तो इसको हम देखेंगे तो 20वीं शताब्दी में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक परिभाषा के अनुसार, जब हम जानते हैं अभी हम लोग 21वीं सदी में हैं, तो 20वीं सदी में कुछ अलग टेक्निक अपनाया गया। अब आधुनिक समय है तो आधुनिक समय में कुछ अलग तकनीक अपनाए जाते हैं। तो हम देखेंगे तो उस वक्त हम देखेंगे कि 20वीं शताब्दी में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक परिभाषा के अनुसार लवणता प्रति हजार भार में घटित ठोस पदार्थों की कुल मात्रा होता है जब सभी कार्बोनेट ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी इसमें था कि जैसे NaCl है तो Na++Cl- इस तरह से, यानी इसका अलग अलग ये जो चार्जेज है ये अलग अलग हो जाता है। और इसको ये जो ठोस पदार्थ है, हम लोग जानते हैं ज़्यादातर नमक होता है, तो ये ठोस पदार्थ कितना 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम में कितना, यानी 1000 ग्राम ऑफ वाटर ले रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो उसमें कितना ठोस पदार्थ है। नॉर्मल यही है कि 100 ग्राम में क्या है आपका 35 है, ठीक है। तो ये पारंपरिक परिभाषा जो था जो 20वीं शताब्दी में, तो ये जो परिभाषा था इसको कहते थे प्रैक्टिकल, इसको कहते थे महासागरीय जल की आयनिक सामग्री। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे Na++ और Cl- था, तो इसका जो आयन था उसके सामग्री के आधार पे पहले सागर की लवणता को माप की जाती थी। और अनुमान लगाने के लिए क्या होता था, जो चूंकि सैलिनिटी था तो इसके लिए ये लोग क्या करते थे, विद्युत चालकता का उपयोग किया जाता था। और इसे क्या कहा जाता था, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, चूंकि प्लस और माइनस है तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगा, तो उसके आधार पे पता लग जाता था कि कितना यहाँ कंडक्टिविटी है, तो इसका उपयोग किया जाता था। और इसको कहा जाता था व्यवहारिक लवणता स्केल 1978, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिकल सैलिनिटी स्केल 1978, या इसको शॉर्ट में PSS 78 कहा जाता है। इसी का यूज करके हम लोग 80 तक या 2010 तक इसी स्केल का उपयोग करते थे। इसका मतलब ये होता था कि हम लोग जो उपयोग करते थे उसमें जो नॉर्मल होता था वो इस तरह से होता था। आप अगर इसको देखें तो इस तरह से होता था, यानी ये समुद्र है, ये समुद्र है कहीं मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम डिवाइस लगा देते थे एक, यानी वैज्ञानिक क्या होता था, एक डिवाइस लगा देते थे यहाँ 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 यहाँ, और वो डिवाइस उसके कंडक्टिविटी को रिकॉर्ड करता था। मान लिया ये डिवाइस लगा दिया और उस डिवाइस को जाके फिर साइंटिस्ट देखते थे कि कितना है, तो उसके आधार पे बताते थे अच्छा यहाँ की सैलिनिटी ये है, यहाँ की सैलिनिटी ये है, यानी सैलिनिटी जो नापा जाता है तो 35 इस तरह से, यानी 1000 में, 1000 ग्राम में 35 है, कहीं हो सकता है कि 1000 ग्राम में 50 हो, तो इस तरह से, तो इसके आधार पर वो निकालता था।
लेकिन इसमें भी जो नॉर्मल परिभाषा था उसको चेंज करना पड़ा। चूंकि लवणता हम ये कहते हैं कि लवणता का मतलब वो हुआ कि जो शुद्ध जल है H2O, यानी जो हमारा H2O है, इसके अतिरिक्त जो भी ठोस पदार्थ है उसको हम लोग सैलिनिटी में काउंट करते हैं, लवणता में काउंट करते हैं, चाहे वो आयनित हो या ना हो। तो ये उसके बाद इसको एब्सोल्यूट सैलिनिटी कहा जाने लगा। ये दूसरी चीज आई। ये कब आया? ये जब इस पे एक ट्रीटी हुई, वो 2010 की बात है। तो चलिए देखते हैं 2010 में क्या हुआ। अब ये 78 का बात था जो मैंने बताया, और यही आपको लगभग 20वीं शताब्दी तक यही स्केल का यूज किया गया 2010 तक। अब 2010 के बाद जो आया स्केल, उसको कहा गया 2010 में सागरीय जल के गुणों के लिए एक नया पैमाना या मानक लाया गया, और इसको थियोस 10 के नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ सी वाटर 2010, या जिसको थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन ऑफ सी वाटर, इसको थियोस 10 के नाम से जाना गया या इसको लाया गया। अब इसका उपयोग किया जाने लगा। तो अब ये क्या था और उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस था? तो इसमें माना गया कि नहीं, एब्सोल्यूट, यानी जो जल है, जो पानी है, उसमें जितने भी ठोस तत्व है, चाहे वो आयनित हो या ना हो, वो सारा आपको सैलिनिटी में काउंट होगा। ये 2010 की बात मैं कर रहा हूं। अब व्यवहारिक लवणता को जो था, पहले हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकल, वहां जाके, चूंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रैक्टिकल होती है, कुछ इम्पॉसिबल होती है कि आप सारे समुद्र के लवणता को, सारा ठोस को तो आप एक साथ नहीं नाप सकते ना। तो इसीलिए डिफरेंट डिवाइस दे दिया जो प्रैक्टिकली, अच्छा इसमें इतनी सैलिनिटी है। तो अब उसके जगह पूर्ण लवणता बदल दिया, यानी जो प्रैक्टिकल था उसको एब्सोल्यूट सैलिनिटी में बदला गया। तो ये बदल दिया गया। अब इसको हम देखेंगे तो इसमें लवणता के माप में जो इक्वेशन ऑफ द सी वाटर, जो मैंने बताया था PSS, जो मैंने बताया था प्रैक्टिकल सी सैलिनिटी PSS 78, उसी का एक संशोधित रूप था EOS 80, और ये जो TEOS 10 है, ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या था, यानी जो प्रैक्टिकल था और जो 2010 में अपनाया गया उसमें क्या बेसिक डिफरेंस था। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें बेसिक डिफरेंस जो था वो व्यवहारिक लवणता की गणना, जैसे कि मैंने बताया कि सीधे सागरीय जल में सर्टेन डिवाइस लगा दिया जाता था, और चालकता जो अधिकांशतः, जैसे कि मैंने बताया आपको कि अधिकांशतः इसमें जो था वो तैरते हुए स्वायत्त यंत्रों द्वारा मापा जाता था, यानी समुद्र में वो फ्लोटिंग डिवाइस लगा दिया गया और वहां का सैलिनिटी ले लिया गया कि कितनी चालकता है, उसके आधार पे इसको मापा जाता है। जबकि पूर्ण लवणता में क्या होता है, समुद्री जल का घनत्व पर आधारित होता है, यानी व्यवहारिक लवणता अनिवार्य रूप से सागरीय जल में उपस्थित आयनों की वितरण को मानता है। यानी व्यवहारिक लवणता जो है, जो भी सागर में है उसके आयनित जो कण है उसी को वो नापता है, चूंकि चालकता है तो वही नापेगा। जो गैर आयनित कण है और जो गैर H2O है, यानी जल भी नहीं है और वो आयनित भी नहीं है, उसको वो नहीं नाप पाता है। तो पूर्ण लवणता में था कि उसको भी लिया गया। तो जबकि पूर्ण लवणता जो था उसमें सभी गैर H2O, चाहे वो आयनित हो या ना हो, सब द्रव्यमान पे, चाहे वो आयन हो, गैस हो, ठोस हो, यानी सभी का मापन इसके अंतर्गत किया जाता था। तो इसमें क्या होता था, इसको कैसे मापा जाता है प्रैक्टिकल को? हमने तो देखा कि व्यवहारिक बल प्रैक्टिकली वाला जो था, तो उसको तो हमने डिफरेंट डिवाइस समुद्र में लगा दिया और उससे उसकी लवणता हमने माप ली। लेकिन ये जो एब्सोल्यूट सैलिनिटी था, जिसको हमने कहा कि पूर्ण लवणता, इसको कैसे मापा? उसमें क्या किया जाता था कि डिफरेंट एरिया से सैंपल साइज लिया जाता था। जैसे अगर आप कोई बीमार है,
आपको कोरोना या कोविड हुआ तो आपको थोड़ा सा एक बूंद खून ले लिया जाता है और उस खून से पता लगा लिया जाता है कि इसके खून में ये चीजें हैं। तो उसी तरह से वहां से जल लिया गया, उसको लैब में लाया जाता था और लैब में उसका पूर्ण विश्लेषण किया जाता था, जिसमें ठोस जितना भी पाया जाता था उसके आधार पर उसको बताया जाता था कि अच्छा यहाँ की सैलिनिटी इस तरह से है। तो ये बेसिक डिफरेंस था ये दोनों में, आपको TEOS 10 में और EOS 18 में। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा भी है और कई बार पूछा भी जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये तो हमने देखा कि लवणता के जो माप थे किस तरह से, उसके बारे में। अब हम लोग देखेंगे जो सागर की लवणता है वो किस तरह से है, यानी कितना % कहाँ है और कितना उसमें के अंदर कौन कौन से ठोस तत्व है। जैसे कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर सागर जो है वो हम जानते हैं कि नमक होता है उसमें NaCl, लेकिन NaCl के अतिरिक्त भी और कौन कौन से ठोस पदार्थ उसमें होते हैं, कौन कौन से उसके अंदर तत्व होते हैं, उस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो ये है आपका, इसको हम लोग देख लें, ये वाला। तो जैसे कि मैंने बताया, द अमाउंट ऑफ सॉलिड मटेरियल डिसॉल्व इन अ सी वाटर, यानी जो ठोस पदार्थ जो था वो समुद्र में जो घुला हुआ है उसकी मात्रा हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह से है। तो यानी महासागरीय जल में घुलनशील ठोस सामग्री की मात्रा, यानी इसमें मैंने बताया था कि टोटल आप 1 किलोग्राम लेते हैं, यानी 1000 ग्राम लेते हैं, और इस 1000 ग्राम में कितनी मात्रा में ठोस पदार्थ होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये देखिए, तो ये जो मैंने बताया था कि नॉर्मल जो साल्ट होता है वो आप देखेंगे तो टोटल 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में लेते हैं हम लोग, तो 1000 ग्राम में 965 ग्राम वाटर होता है और बाकी साल्ट जो होता है वो 35 ग्राम होता है। अब इस 35 ग्राम को हम लोग 100% मान लेते हैं, यानी इसको देखेंगे कि इस 35 ग्राम, ये जो 35 ग्राम था, तो सैलिनिटी, एवरेज सैलिनिटी जो है हमारे सागर का वो आप देखेंगे तो 35/1000 ग्राम है, 35 ग्राम पर 1000 ग्राम है। उसी तरह से अब देखेंगे इस 35 जो है, इस 35 में सबसे ज्यादा जो है वो क्लोरीन है। अगर उस 35% को हम 100% मान लें, 1000 में 35 ग्राम को अगर हम 100% मान लें या 100% मान लें, तो उसमें अगर हम प्रतिशत देखेंगे तो 55% क्लोरीन है और 30.6% सोडियम। ठीक है, तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, अब यहां जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 30.6 प्लस 55.0, 6 हो गया, 5 हो गया, 5 3 यानी 85.6% जो है आपका जो वो 35 ग्राम है उसका 85.6% जो है वो क्या है, नमक है, NaCl है। उसके अतिरिक्त बहुत दूसरे जो ठोस तत्व है बहुत कम है। तो ये हमेशा आप याद रखिए कि अगर NaCl की मात्रा आपसे पूछ दिया जाए कि NaCl नमक कितना है, तो आप सीधा उसको बताएंगे 85.6%। तो ये 85.6% है। बाकी जो बचा इधर 14.4%, 85.6 है तो 14.4% बचा। तो उसमें आप देखिए, उसमें सबसे ज्यादा सल्फर है, SO4 7.7, उसके बाद मैग्नीशियम है 3.7, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद पोटेशियम है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर सबसे ज्यादा है आपका, साल्ट के आधार पर भी कभी कभी पूछता है, कभी कभी इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है, इस तरह से। तो
तो अगर आपको पूछेगा कि अंक के आधार पर सबसे ज्यादा अलग अलग तत्वों के आधार पर आपसे पूछा गया, तो आप पहले नंबर 1 पर दीजिएगा क्लोरीन, कितना है 50%, 50%, यानी टोटल जो बचा हुआ साल्ट है, यानी 35 ग्राम साल्ट है, उसका 50% क्लोरीन है। दूसरा नंबर पे आपका सोडियम है, सोडियम कितना है 30.6%। तीसरा नंबर पे आपका जो आता है वो है SO4, ठीक है, SO4 वो कितना है 7.7%, यानी सल्फर। चौथा नंबर पे जो आता है वो है आपको मैग्नीशियम, ठीक है, वो मैग्नीशियम कितना है 3.7%। और उसके बाद पांचवा पे कैल्शियम, कैल्शियम पांचवा पे है 1.2%। और उसके बाद पोटेशियम जो है वो छठा पे है, पोटेशियम के हम लोग जानते हैं वो 1.1%। तो अब इस तरह से कभी कभी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो ये कम से कम 5 तो आप याद रख लीजिएगा। ये 5 पूछता है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करें, और ये आपको दे देगा। तो सागर के लवणता में इनमें से सबसे मात्रा के आधार पे क्रोनोलॉजी में समझाएं, इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है। तो इस तरह से आपका यहाँ कई क्वेश्चन एक साथ बनते हैं। तो ये है आपका, ये जो सागर की लवणता है उसका वितरण हम यहाँ देख रहे हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इस लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, तो इसमें भी कई कारक है। जैसा कि हमने देखा था कि टेम्परेचर में बहुत सारे कारक हैं, तो उसी तरह से इसका कारक है। तो नंबर 1 में महासागर की सतह के जल की लवणता का मुख्य रूप से वाष्पीकरण और वर्षण पर निर्भर करता है। अर्थात आप ये देखिए कि कोई महासागर है, यहाँ पे ये इसको इस तरह से समझिए कि आपको ये लैंड है, ये आपको लैंड है और ये आपको सी है, सी है। अब देखिए लवणता क्या होता है कि अगर यहां गर्मी पड़ रही है ज्यादा और यहां वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, इवोपरेशन ज्यादा हो रहा है, ये क्या हो रहा है वाष्पीकरण। अब ये वाष्पीकरण हो गया, हमने क्या बताया था कि बादल बनता है, कंडेंसेशन होता है, और कोई यहाँ पवन है और यहाँ आता है, और यहाँ वही क्या होता है, ठीक क्या करता है, वर्षा कर देता है, यहाँ पे रेन हो जाता है। इसको रेन हो जाता है। अब यहाँ ये पानी जो है वो फिर इसमें मिलता है, ये पानी, ये रेन इसमें मिलता है। तो इसका मतलब है यहाँ बारिश ज्यादा होगा तो इसकी लवणता क्या होगी, कम हो जाएगी। इसकी लवणता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक वही समुद्र में यहाँ इवोपरेशन ज्यादा होता है तो इसकी लवणता क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ये इसलिए ज्यादा हो जाएगी कि इवोपरेट करके आपका
जो फ्रेश वाटर था वो तो चला गया, लेकिन ठोस पदार्थ यहीं का यहीं रह गया। फिर वो फ्रेश वाटर यहाँ जो था, जो ठोस पदार्थ था उसमें और फ्रेश वाटर मिल गया। जब ज़्यादा फ्रेश वाटर मिल गया तो उसकी लवणता कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये परिवर्तन करता है। तो वाष्पीकरण और ये वर्षण, यानी वर्षण और वाष्पीकरण, ये दोनों आपको नंबर 1 में पहला है प्रभावित करने वाले कारक। अब दूसरा है तटीय क्षेत्रों की सतह से जल की लवणता, नदियों द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुव क्षेत्र में बर्फ के जमने एवं पिघलने के प्रक्रियाओं द्वारा भी ये प्रभावित होता है। जैसे हम लोग जानते हैं ज्यादातर जो नदियां होती है या नदियां जितनी भी होती है वो मीठे जल की होती है, और वो मीठा जल आपको कहाँ जाता है? महासागर में जाता है। और जब महासागर में जाता है तो जहाँ जहाँ नदियों का डेल्टा होता है या मुहाना होता है, या आप देखेंगे तो वहाँ का जल का जो लवणता होता है, जहाँ वो इस तरह का डेल्टा नहीं है वहाँ से कम होता है लवणता, क्योंकि वो ठीक उसी तरह ध्रुवीय प्रदेश में जब जाते हैं तो बर्फ के कारण लवणता पे प्रभावित करता है। वो किस तरह से प्रभावित करता है, चलिए इसको इस तरह से समझते हैं पहले। चलिए अब क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जैसे सपोज कीजिए इस तरह से, ये बंगाल की खाड़ी मान लीजिए, और यहाँ ये अपना इंडिया है, ये इंडिया है मान लीजिए, ये अपना इंडिया है। अब इसमें आप देखेंगे कि ये आपको यहाँ से गंगा नदी आई और यहाँ आके मिल गई इस तरह से, तो गंगा नदी का ये मुहाना हो गया। तो ये जो नदी मिली ये क्या था? ये ताजा जल का था, ताजा जल का नदी था। तो अब ये बंगाल की खाड़ी में मिल गई तो ये क्या हो गया? यहाँ की लवणता जो है वो कम जाएगी, लवणता कम जाएगी। तो यानी यहाँ का लवणता कम जाएगी। ठीक यही नहीं बल्कि हम यहाँ जानते हैं कि महानदी भी इस तरह से मिलती है, फिर ये कृष्णा, कावेरी, ये गोदावरी, ये सारी नदियाँ आपको फिर इधर से यहाँ से ब्रह्मपुत्रा भी आके मिलती है। तो इधर ज़्यादा नदियाँ मिलती है, इसीलिए बंगाल की खाड़ी का जो तापमान होगा, ये सैलिनिटी होगी, वो कम हो जाएगी। आप इसका एक एग्जाम्पल, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है, अक्सर आपको जैसे कि मैंने बताया जब सिविल सर्विस का आप एग्जाम देने जाते हैं तब आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है क्या कारण है कि बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा चक्रवात बनते हैं, अरब सागर में कम बनते हैं? उसका क्या कारण है? उसका पहला कारण जो आप एक सबसे स्ट्रॉन्ग कारण है वो है, देखिए कि ज़्यादातर जो नदियाँ हैं इंडिया में, चाहे गंगा हो, महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी, जो भी नदियाँ आप देखेंगे वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है। बंगाल की खाड़ी में इसका मतलब ताज़ा जल ज़्यादा प्राप्त होता है। तो ज़्यादा प्राप्त होता है तो इसका मतलब क्या हो गया? वो गर्मी। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि आप जब घर में चूल्हे पे जाते हैं, ताज़ा जल को गरमाते हैं, फ्रेश वाटर को, उसमें नमक घोल के गरमाते हैं, कौन पहले गर्म होगा? तो जो ताज़ा जल है वो पहले गर्म हो जाएगा नमक वाला के बनिस्बत। तो ताज़ा जल ज़्यादा पहले गर्म होगा, तो इसका मतलब है कि इसमें ताज़ा जल है तो ये ज़्यादा पहले गर्म हो गया। तो पहले गर्म हो जाएगा मतलब वो जो रिक्वायरमेंट है 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए एक चक्रवात के लिए, वो हो जाता है। और जब वो हो जाता है तो जल्दी ही चक्रवात बनता है। इसीलिए तुलनात्मक रूप में हम देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने का ये भी कारण है। तो यहाँ आप देखेंगे तो सैलिनिटी इसकी कम जाती है, तो सैलिनिटी कम जाएगी। तो ये है आपका प्रमुख इसका कारण। दूसरा कारण जो मैंने आपको बताया कि बर्फ के पिघलने से और बर्फ के जमने से भी प्रभावित होता है। वो इस तरह से, जैसे आप आर्कटिक क्षेत्र में जाते हैं, आप यहाँ देखें तो
इसको अगर हम मिटा दें तो इस तरह से आप देख लें। आप जब ये ग्लोब देखते हैं तो आर्कटिक क्षेत्र में जाते हैं तो यहां बर्फ के बड़े बड़े हिमखंड आपको मिलते हैं। वो हिमखंड जब पिघलता है, नॉर्मली जितना भी ग्लेशियर्स होता है या बर्फ होते हैं वो ताजे पानी का होता है। तो अगर यहाँ पे कोई खारा पानी है जिसकी सैलिनिटी ज्यादा है और यहाँ ये बर्फ का गोला है, ये अब ये पिघल गया, ये पिघल गया, ये पिघल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ की जो लवणता है वो कम जाएगी, कम जाएगी। क्यों कम जाएगी? क्योंकि इसमें मीठे जल मिल गए तो कम जाएगी। ठीक उसी का अपोजिट यहाँ ये आप ये मान लें कि ये हिमखंड नहीं है और यहाँ की लवणता जो है वो नॉर्मल है, लेकिन जब टेम्परेचर कम गया है तो ये जो पानी है ये बर्फ बन गया, यहाँ बर्फ बन गया, अब यहाँ बर्फ बन गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें से जितना भी वो फ्रेश वाटर था उसको लेके बर्फ बना दिया, तो बाकी जो बचा ये वाला तो इसकी लवणता क्या है? बढ़ जाएगी। तो अगर बर्फ बन रहा हो तो लवणता बढ़ेगी, अगर बर्फ पिघल रहा हो अगर बर्फ पिघल रहा हो तो लवणता कम जाएगी, ठीक है, और बन रहा हो तो बढ़ जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इसी को हम यहां लिखे हुए थे तो इसको समझिए इस तरह से। तो हुआ। अब तीसरा भी हम लोग देखते हैं इसी में। इसका मतलब लगता है ये फिगर्स है। तो इसमें 4 चीज हमने आपको बताया। नंबर 1 कि इवोपरेशन, जहां इवोपरेशन ज्यादा होगा लवणता बढ़ेगी। प्रिसिपिटेशन, जहां प्रिसिपिटेशन ज्यादा होगा यानी कि जहां वाष्पीकरण ज्यादा होगा लवणता बढ़ेगी। जहां वर्षण ज्यादा होगा वहां लवणता कमेगी। जहां बर्फ आपका पिघलेगा वहां क्या होगा? लवणता कमेगी। जहां बर्फ बनेगा वहां लवणता बढ़ेगी। जहां नदियों के मुहाने से या नदियों के डेल्टा से आके फ्रेश वाटर मिलेगा जिस सागर में, वहां की लवणता कम होगी। तो ये प्रमुख कारक है। अब तीसरा जो था प्रमुख कारक में, ये दूसरा था जो हमने बताया कि जन्मने, और तीसरा है पवन, यानी जो विंड है वो भी, चूंकि जैसे कि हमने पढ़ा था कि इवोपरेशन यानी वाष्पीकरण को जो है वायु पवन प्रभावित करता है, तो पवन द्वारा भी जो ये काम होता है। तो पवन जो हम जानते हैं, पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित करता है। ठीक उसी तरह से महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता करने में योगदान देता है। जैसे कि आप देखेंगे तापमान और घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं, तो इसीलिए कोई भी चीज या तापमान या डेंसिटी में कोई भी चेंजेज होगा तो आप देखेंगे कि उस क्षेत्र की लवणता भी प्रभावित होगा। इसको इस तरह से आप समझें, इस तरह से ये फिगर्स है, इसको आप आसानी से आप समझ सकते हैं। ये फिगर को ये देखिए, ये एक सिंपल फिगर है, इसको आप इस तरह से समझ लीजिए। देखिए यहां आप देखिए, यहां आप देखिए सागर में बर्फ जम रहा है, सी आइस बन रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ का लवणता क्या होगा? बढ़ जाएगा यहाँ का लवणता। ठीक उसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ बड़े बड़े हिमखंड पिघल रहे हैं, पिघल के गिर रहे हैं, तो इसका मतलब है इसका लवणता कम हो जाएगा, इसका लवणता कम हो जाएगा। उसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ देखिए ये मिसिसिपी मिसौरी वाली नदी है, तो ये नदी अगर यहाँ मिलती है, ये मुहाना है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ की लवणता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इधर कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, और यहाँ देखिए ठीक उसी का अपोजिट इवेपोरेशन हो रहा है। ट्रॉपिकल एरिया में ये एरिया जो देखते हैं ये 30 डिग्री, जहाँ मैंने बताया था कि हाई प्रेशर बेल्ट आपका रहता है, तो जहाँ हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ क्या होगा? इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, यानी कि वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ की लवणता आपको ज़्यादा होगी, यानी इसका फिर बढ़ जाएगा।
तो इस तरह से ये प्रमुख 4 चीजें हैं जो आपके समुद्र के लवणता को प्रभावित करते हैं। उसी तरह से उच्च लवणता वाले जल के निकाय, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहाँ है विश्व में सबसे ज्यादा। तो नॉर्मल तो सिचुएशन ये है, जैसा कि मैंने बताया, जो लैंड से चारों तरफ घिरा हुआ कोई वाटर बॉडी हो, वहाँ चूंकि लैंड की गर्मी का प्रभाव पड़ता है, इवोपरेशन ज़्यादा होगा, तो वहाँ आपको लवणता ज़्यादा मिलेगी। तो इसमें नंबर 1 पर जो है वो है तुर्की का लेक वोन। तुर्की का लेक वोन है, इसका है आपका देखेंगे तो 330 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम में 330 ग्राम इसमें सैलिनिटी, तो दुनिया का सबसे ज्यादा आपका है। उसके बाद डेड सी, जिसको मृत सागर कहते हैं, उसमें 238 है। उसी तरह से ग्रेट साल्ट लेक जो है अमेरिका का, उसमें 220। तो ये 3 दुनिया के सबसे आपको लवणता वाले लवणता वाले वाटर बॉडी है। 330 मतलब 1000 ग्राम में 330 ग्राम है, ये समझ लीजिए, 330 यानी प्रति 1000 में। उसी तरह से 238 है, ये 220 है। तो ये उच्चतम, तो नंबर 1 में दुनिया का ये है, नंबर 2 में डेड सी, नंबर 3 में ग्रेट साल्ट लेक। तो ये प्रमुख है आपका 3। अब आगे हम लोग देखेंगे इसी में। तो सामान्य खुले सागर की तुलना में, जैसा कि मैंने बताया कि जो ओपन सी होता है उसकी तुलना में जो लैंड से घिरा हुआ होगा तो उसकी लवणता 33 से 37 के बीच होती है। आप देखेंगे खुले महासागरों, सामान्य खुले महासागरों की लवणता आप देखेंगे, लेकिन जो चारों तरफ से घिरा होगा उसकी ज्यादा होगी। तो नॉर्मल तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा विश्व है उसमें माना जाता है कि 35, यानी 1000 में 35 ग्राम है। लेकिन ओपन सी अगर हम देखें पूरे ग्लोबल ओशन का, तो उसमें खुले महासागर में आपको 33 से 37 के बीच में आपको पाया जाता है। लेकिन जो सागर चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ हो, जैसे कि लाल सागर है, जैसे कि पर्शियन गल्फ है, तो उसकी आपको लवणता जो है वो ज्यादा होगी। तो यही अगर देखेंगे लाल सागर में ये 41 तक होती है, जबकि नदियों के मुहाने पर, जैसे कि मैंने बताया नदियों का मुहाना, जैसे कि बंगाल की खाड़ी का एग्जांपल दिया मैंने, उसी तरह से अगर कोई यूएस में मिसिसिपी, मिसौरी जहां अपना वाटर डिस्चार्ज करती है वहां की, तो कहीं का भी आप देखेंगे तो उसमें, और जो मतलब जो बर्फ है, जैसे कि मैंने बताया था कि बर्फ पिघलता है और बर्फ जो है सो फिर मतलब जमता है। तो वो मौसम के अनुसार, अगर मौसम अचानक ठंडी हो गई तो क्या होगा, बर्फ जमना शुरू हो जाएगा। फिर गर्मी का मौसम आएगा तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा। तो ये मौसम के अनुसार इसमें हम देखेंगे तो 0 से 35 तक होता है ग्राम। जैसे कि सपोज कीजिए पानी आ रहा है, और जैसे हम लोग जानते हैं कि बरसात के समय में आ गया ये बंगाल की खाड़ी में ज्यादा पानी, तो इतना ज्यादा पानी आ गया कि यहाँ 0 भी हो सकता है, यानी आपको पूरा वो जो एस्चुरियर, वो जो समुद्र है वहां पे आपको एकदम फ्रेश वाटर लगेगा देखने में। लेकिन यही जाड़े का मौसम है, इसकी फ्लो कम हो गई है, तो वहां आपको 35 तक भी मिल सकता है, यानी इतना भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से अगर गर्मी का मौसम है और आर्कटिक क्षेत्र है, वहां बड़े बड़े आइसबर्ग है, और वो आइसबर्ग जो हिमखंड है वो हिमखंड पिघल गया, चारों तरफ पिघल के फैल गया, इसका मतलब उसमें बहुत फ्रेश वाटर हो गया, इतना ज्यादा फ्रेश वाटर मिल गया कि वो आपका पूरा का पूरा पानी लगेगा कि फ्रेश वाटर ही है, 0 भी हो सकता है। ठीक उसी तरह एकदम ठंड पड़ रहा है और जितना बर्फ था, वो पानी था, वो सब ज्यादातर बर्फ बन गया, बहुत कम पानी बचा, तो जो ज्यादा कम पानी बचा उसकी सैलिनिटी बढ़ सकती है। तो ये होता है। उसी तरह से जहां गर्म और शुष्क क्षेत्र है, जैसा कि मैंने प्रेशर बेल्ट दिखाया था आपको ग्लोब पे, और वो जो बताया था मैंने यहां पे अगर आप देख ले तो इस तरह से मैंने बताया था 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। तो ये क्या था, हाई प्रेशर बेल्ट। ये हाई प्रेशर बेल्ट, तो हाई प्रेशर बेल्ट में क्या होगा,
जो लैंड है उस पर तो रेगिस्तान होता है, क्योंकि वहाँ इवोपरेशन ज़्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन कम होता है। लेकिन अगर सागर की बात अगर करें तो सागर में भी वही होगा, इवोपरेशन ज़्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगा। तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब लवणता बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि जो ये 30 डिग्री के बेल्ट पे पाया जाएगा वहाँ आपको लवणता बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो उसी तरह से देखेंगे तो शुष्क और क्षेत्रों में जहाँ वाष्पीकरण उच्च होता है तो वहाँ की लवणता कभी कभी आप देखेंगे तो 70 तक पहुँच जाती है, यानी 70 ग्राम, आपका 70 ग्राम 1000 ग्राम में 70 ग्राम तक ये लवणता आपको देखने को मिल सकती है। तो ये है आपका लवणता का वितरण, जो डिफरेंट टाइप से लैंड सी कंट्रास्ट आप देख लें तो टेम्परेचर के डिफरेंस, तो ये सारी चीज़ों पे ये निर्भर करता है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये क्या है, लैंड से घिरा हुआ है ये पूरा। इधर आपका सऊदी अरबिया है, इधर आप देखें तो सूडान या अफ्रीकन कंट्रीज है, ये आप देख लें तो ये आपका सुएज कैनाल है, और ये आप देख लें तो ये इजराइल और ये सारा ये पेनिनसुला, ये चारों तरफ आप देखिए तो आपको क्या है, ये लैंड से घिरा हुआ यहाँ तक है, और इसके बाद आपका ओपन सी शुरू होता है। तो यहाँ अब ओपन सी यहाँ शुरू हो गया तो ओपन सी से मिलता है, तो यहाँ की लवणता ज्यादा है और यहाँ की लवणता आपको कम होगी। उसको इस तरह से हम लोग देखें तो देख लीजिए, यहाँ लवणता ज्यादा और यहाँ लवणता आपको कम देखने को मिलेगी। उसी तरह आगे हम इसको देखेंगे तो देखिए यहाँ, तो यहाँ का लवणता जो मैंने बताया था रेड सी में 41 के लगभग आपको मिलेगा, चूंकि ये चारों तरफ आपको लैंड से, ये दूर दूर तक आपको यहाँ तक आपको पूरा देखेंगे तो सब लैंड से ही गिरा हुआ है। लेकिन इसके आगे देखेंगे जिबूती से आगे तो ये इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन के बाद पूरा ओपन सी हो जाएगा इसका, तो वहाँ का आप देखेंगे तो वहाँ आपको 33 है। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ की सैलिनिटी 33 होगी, चूंकि ये इसके बाद आपका ओपन सी में मिल गया ये ओपन सी, तो यहाँ ओपन सी से ये जुड़ा हुआ है, तो इसका आप देखेंगे तो 33 ग्राम होगा, या 33 ग्राम आप कह सकते हैं 1000 ग्राम में। लेकिन यहाँ का देखेंगे ये दूर दूर तक, यहाँ भी लैंड, यहाँ भी लैंड, ये भी लैंड, चारों तरफ लैंड ही लैंड है, तो ये आपको 41 ग्राम हो जाएगा, यानी ये 41 ग्राम हो जाएगा 1000 ग्राम। तो इस तरह से लैंड और सी के कंट्रास्ट के कारण भी आप देखते हैं तो सैलिनिटी पे प्रभाव पड़ता है, अर्थात लवणता पे प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, तो अगर हम इस लवणता को एक ग्लोबल स्केल पे देखें, एक ग्लोब के आधार पे देखें, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। एक्वेटर पे ये देखिए एक्वेटर है, एक्वेटर से देखिए हमेशा, तो एक्वेटर पे हम जानते हैं कि प्रेसिपिटेशन हाई होता है, एक्वेटर पे अत्यधिक वर्षा होती है। तो यहाँ का आपको जो है, यहाँ देखिए लिए क्या है, सैलिनिटी, ये सैलिनिटी परसेंट में दिया हुआ है, यानी जो 35 बोलते हैं 35 ग्राम, उसको अगर परसेंट में देंगे तो 35 में 1 पॉइंट कर दीजिए तो 3.5 हो जाएगा। वो प्रतिशत में अगर हम दें तो ये 3.4, तो ये तकरीबन 3.45 है, इस तरह से है। तो यहाँ देखिए और 3.5, अब एक्वेटर पे आप आ जाइए तो ये 3.4 या 3.5 से नीचे ही होगा, यानी 35 से नीचे ही है ये, यहाँ देखिए। लेकिन जैसे जैसे आप आते हैं कहाँ, ये हाई प्रेशर बेल्ट 30 वाला पे, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ये भी हाई प्रेशर बेल्ट है, तो अब यहाँ लेवल पे आप आते हैं तो आपको सैलिनिटी इस बेल्ट में ज्यादा मिलती है, यानी 3.6 है तो उससे ज्यादा, मतलब 3.5 से आपको ज्यादा मिलती है। फिर इस तरह से आप आर्कटिक पे आते हैं, ये देखिए अंटार्कटिक पे, तो अंटार्कटिक में जो अंटार्कटिका है ये लैंड है और इधर पूरा बर्फ आपका मिलेगा, तो यहाँ और कम जाता है, इस पे भी आपको एक्वेटर से ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ का जो आर्कटिक वाला है वो बर्फ के कारण ज़्यादातर बर्फ रहता है, वो अक्सर पिघलता रहता है, तो उसकी उससे सैलिनिटी प्रभावित होती रहती है। तो अगर सागर में हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा सैलिनिटी हाई प्रेशर बेल्ट पे मिलेगा, जो लैंड
जो सी लैंड से घिरा हुआ होगा वहाँ आपको ज़्यादा सैलिनिटी मिलेगा, एक्वेटर पे कम सैलिनिटी मिलेगा, जहाँ नदियों का मुहाना है वहाँ कम सैलिनिटी मिलेगा, जहाँ ज़्यादातर बर्फ़ आपका पिघलता रहता है या फिर बनता रहता है तो वहाँ भी सैलिनिटी जो होगा वो आपको कम मिलेगा। तो ये आपका ग्लोबल आप देख लें, ये आपका इस तरह से है। ये जो है लो सैलिनिटी है और हाई सैलिनिटी, इस तरह से बेसिकली सरफेस सैलिनिटी की ये ग्लोबल पिक्चर है। आप देखेंगे तो इसको इस तरह से देखें तो ये आप जो ब्लैक वाला देख रहे हैं ये हाई प्रेशर बेल्ट है, और ये हाई प्रेशर बेल्ट आप देखेंगे तो ये हाई प्रेशर बेल्ट में आपको अक्सर ये देखिए हाई सैलिनिटी है, तो हाई सैलिनिटी मिलेगा। ठीक उसी तरह से जो एक्वेटर क्षेत्र है, ये वाला एक्वेटर क्षेत्र है, और जो आर्कटिक क्षेत्र है वहाँ आपको लो सैलिनिटी मिलेगा। अब ये देखिए इस तरह से, ये जो कलर है ये लो सैलिनिटी का सिंबल है, और ये जो है ग्रीन कलर देख रहे हैं ये हाई सैलिनिटी है। तो आप देखिए यहाँ तुर्की के पास आपका यहाँ भूमध्य सागर में, ये लाल सागर में, ये पर्शियन गल्फ, लाल सागर, यहाँ आपको हाई सैलिनिटी मिल रहा है, ये सब हाई सैलिनिटी। यहाँ देखिए ये उच्च हाई प्रेशर बेल्ट में है तो यहाँ आपको हाई सैलिनिटी मिल रहा है, ये भी हाई सैलिनिटी है। उसी तरह से जहाँ जहाँ आपको उच्च प्रेशर बेल्ट होगा वहाँ हाई सैलिनिटी। ठीक उसी तरह से हम लोग देखेंगे तो ये लो सैलिनिटी, आप ये देखिए पूरा आर्कटिक क्षेत्र आपको लो सैलिनिटी में आएगा। उसी तरह से एक्वेटर जो है उसमें भी लो सैलिनिटी है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, लो सैलिनिटी है आप, यानी ये लो प्रेशर बेल्ट। तो हाई प्रेशर बेल्ट इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, हाई प्रेशर बेल्ट हाई सैलिनिटी, लो प्रेशर बेल्ट लो सैलिनिटी। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो ये हमने देखा, अभी तक हमने जो पढ़ा वो था महासागरीय जल के गुण। अब इस गुण के आधार पे ही हमारे महासागरीय जल का संचलन होता है। अब हम देखेंगे जो हमारा महासागरीय जल है इसके संचलन में, इसके संचालित होने में कौन कौन से तत्व शामिल है, कौन कौन से एलिमेंट शामिल है। तो चलिए इसको इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा ये प्रॉपर्टीज ऑफ ओशन वाटर खत्म हो गया। इसमें थोड़ा सा जिस तरह से हमने थर्मोक्लाइन देखा था उसी तरह से ये जो सैलिनिटी है ये भी डिफरेंस इसका भी होता है। नीचे जाएंगे तो सैलिनिटी कम जाएगा सरफेस पे। तो ये वर्टिकल वितरण जो है इस पे भी हम देखेंगे, इसको हैलोक्लाइन कहा जाता है। तो हैलोक्लाइन इसको कहा जाता है। तो इसको भी हम लोग ये देख लें यहाँ से। तो इस तरह से ये है आपका इंक्रीजिंग डेप्थ और ये है सैलिनिटी। जिस तरह से हमने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये है 0 डिग्री अर्थात सी सरफेस है, ठीक है। तो अब यहाँ से जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो क्या होगा, सैलिनिटी घटेगा 500 मीटर तक। जैसे मैंने बताया था टेम्परेचर भी लगभग इसी तरह से था। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं ये घट रहा है। तो अब यहां देखिए 500 और यहां, तो यहां लगभग 1 था, लेकिन 500 और इसके बीच में अचानक तेजी से ये घट रहा है। तो ये घटता है तो ये एरिया हैलोक्लाइन कहलाता है। और फिर यहां से देखेंगे तो उसके बाद लगभग बराबर ही होगा आपको, यानी नीचे तक आप जाएं 4500 मीटर तक तो ये होगा। तो इस प्रकार का जो ये फिगर्स है इसको कहते हैं हैलोक्लाइन। तो आगे हम लोग देखेंगे मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड होगा, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। इसमें हम लोग देखेंगे जो महासागरीय जल है वो किस तरह संचारित होता है, किस तरह एक ग्लोबल सर्कुलेशन का, जिस तरह से हमने देखा था कि वायुमंडल में भी एक ग्लोबल सर्कुलेशन था, उसी तरह से ओशन के अंदर भी एक ग्लोबल सर्कुलेशन होता है। और ये सर्कुलेशन सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि सभी जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक
होता है। तो चलिए इसको हम लोग अब देखते हैं नया वाला स्लाइड को। ये आपको ओशन सर्कुलेशन, तो मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो महासागरीय जल का संचलन, यानी महासागरीय जल किस तरह से संचालित होता है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको देखिए कि महासागरीय तरंग जो होता है उसमें क्या क्या चीजें हैं, मतलब जल में। एक तो हमको तरंग नजर आता है, वेव्स जो आता है उसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। दूसरा टाइड्स आता है, ज्वार भाटा, जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अथवा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है। उसी तरह से ओशन करंट, महासागरीय धाराएं, हम देखेंगे कि महासागरीय धाराएं बनने के लिए कौन कौन से शर्तें हैं, कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसके कारण महासागरीय धाराएं बनती हैं। जिसके कारण महासागरीय धाराएं बनती हैं। तो अब हम इसी पे आगे चलते हैं और शुरुआत करते हैं तरंग से, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर में। तो महासागरीय जल का संचलन, तो महासागरीय जल के संचलन में हम देखेंगे 3 प्रकार की गति पाई जाएगी मुख्यतः। एक करंट में हम देखेंगे, तो उसमें जैसा कि मैंने बताया था कि तरंगे, वेव्स, ज्वार भाटा और धाराएं, ये तीनों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे मूवमेंट में। एक तो जो वेव्स चलती है जिसको तरंगे कहते हैं, समुद्र की तरंगे, वो किस तरह से चलती है। दूसरी चीज जो है वो देखेंगे हम लोग कि ज्वार भाटा किस प्रकार से होता है, उस पे करेंगे। और तीसरा जो देखेंगे वो महासागरीय जल का आप संचलन या धाराएं जो होती है, किस तरह से धाराएं, गर्म धारा और ठंडी जलधारा, फिर हम देखेंगे कि डीप वाला जलधारा और सरफेस का जलधारा, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो महासागरीय जल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, यानी जो हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल, यानी दोनों आपको देखेंगे तो दोनों प्रकार की गतियां होती है। और महासागरीय धाराएं और क्षैतिज तरंगों की गतियां एक दूसरे से संबंधित है, जबकि ज्वार भाटा जो है ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। यानी महासागरीय जल में आप देखेंगे तो 2 प्रकार की आपको गति मिलेगी, एक तो वर्टिकल मोशन मिलेगा, दूसरा आपको हॉरिजॉन्टल मिलेगा। ये दोनों मिलेगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। अगर आप इस तरह से ये देख रहे हैं या फिर आप सागर की धारा भी देख रहे हैं तो नीचे से फिर ऊपर, तो या तो वर्टिकल होगा या इस तरह से हो सकता है। उसी तरह से तीसरी चीज जो है, 2 तो जो मैंने बताया तरंग और जो महासागरीय धाराएं, तो वो तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों हम लोग देखेंगे किस तरह से संचालित होता है। और तीसरा जो है वो है ज्वार। ज्वार क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं ज्वार भाटा या टाइड्स जिसको बोलते हैं, वो आपको इस तरह से अर्थ है और इसके चंद्रमा के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण या सूर्य के गुरुत्वाकर्षण या कभी दोनों के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जब ऊपर उठ जाता है तो ये क्या होता है, वर्टिकल उठता है। तो ये वर्टिकल होता है ज्वार भाटा, तो ये ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। बाकी दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों से आपको संबंधित मिलेगा। तो दोनों आपको इसे संचालित मिलेगा। इसी तरह से देखेंगे, अब हम लोग वेव्स पे बात करें, तरंग पे, उसके बाद तरंग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ज्वार भाटा पढ़ेंगे और उसके बाद महासागरीय जल का संचलन, खास करके जो करंट है, महासागरीय जल धाराएं, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग तरंग पे चलते हैं, जो महासागरीय तरंगे हैं। तो तरंगे जो है वो बेसिकली आप देखेंगे तो जल के ऊपर उठने वाली और नीचे गिरने के कारण जो होने वाली दोलन गति है। जैसे गति जो हम लोग जानते हैं, एक तो संचरण गति होता है जिससे संचारित हो जाता है, एक दोलन गति होता है
जैसे आप देखते हैं कि दर्जी जो अपने पायदान को करता है तो दोलन गति कहलाता है, या कोई पिंडोलम डोल रहा हो ऐसे, तो ये दोलन गति है। उसी तरह से सर्कुलेशन जो होता है उस तरह से सर्कुलर गति, तो बहुत सारी गतियाँ होती हैं। उसी में तरंगे जो है जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने के कारण दोलन गति है। वास्तव में देखेंगे तो प्रत्येक कण की तरंग एक गोलाकार होता है, यानी उसका अगर हम देखें इस तरह से तो ये तरंग इस तरह से अगर तरंग है तो यहाँ पे एक देखेंगे कि इस तरह से गोला है, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे जाता है इस तरह से, फिर ये इस तरह से। तो आप देखेंगे कि ये एक जो अणु है वो इस तरह से मूव करता है, ऐसे मूव किया फिर ऐसे मूव किया। तो इसको अगर हम एनिमेशन में देखेंगे तो और आपको क्लियरिटी दिखाई देगा। इसको अगर हम एनिमेशन में देखें तो ये देखिए, वेव्स। तो इसको जैसे कि मैंने बताया, तरंगे जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने के कारण होने वाली गति है। ये वास्तव में देखेंगे जो जल का कण है वो उसका अणु ऐसे मूव करता हुआ आपको नजर आएगा। जो एग्जाम्पल के तौर पे जब मैंने आपको भूकंप पढ़ाया था तो भूकंप में जो रैली वेव दिखाया था, ठीक उसी तरह से ये मूव करता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये एक कण होता है और इसको प्रत्येक गोला करेंगे तो इस तरह से आपको दिखता हुआ नजर आएगा। इस तरह से अगर आप इसको देखें तो ये देखिए, ये इस तरह से, अब यहाँ एक गोला आया फिर इस तरह से, और यही गोला इस तरह से होते हुए इस तरह से एक वेव उत्पन्न करता है। इसको अगर हम देखें तो इस तरह से आप देखें, ये देखिए, तो ये आपका मूवमेंट करता रहता है। तो अब इसमें जो तरंग होता है, तो इस तरंग को हम देखेंगे तो तरंग के प्रमुख दो भाग होते हैं। जैसे कि ऐसे मूव हो गया तो इसको एक तो नीचे हो जाएगा और एक ऊपर, इस तरह से तरंग का भाग देखेंगे हम लोग। तो इस तरह से टू मेजर पार्ट्स होगा। जो ऊपर वाला होगा वो क्रिस्ट होगा और क्रिस्ट के बीच जो लो एरिया होगा उसको टॉर्क बोलते हैं। तो इसको हिंदी में आप कहते हैं तरंग श्रृंग, और तरंग श्रृंगों के बीच में जो होगा निचला वाला भाग उसको तरंग गर्त कहता है या तरंग टॉर्क। तो इसको इस तरह से आप देखें, जैसे एक तरंग इस तरह से तरंग, और ये फिर एक इधर तरंग, ठीक है। तो ये जो है ये कहलाएगा तरंग श्रृंग, ठीक है। तरंग श्रृंग का मतलब हो गया कि तरंग का, इसको क्रिस्ट बोला जाता है, इसको क्रिस्ट, इंग्लिश में आप इसको क्रिस्ट, CREST क्रिस्ट, ठीक। अब ये एक तो यहां भी हो गया क्रिस्ट, और इन दोनों क्रिस्टों के बीच में जो ये सबसे निचला भाग है, ये वाला भाग, ये जब तरंग चलता है तो ये वाला भाग, तो वो वाला भाग को कहते हैं टॉर्क, TROUGH, ठीक है। तो ये इसको हिंदी में कहते हैं तरंग गर्त। तरंग गर्त मतलब गड्ढा, तरंग का गड्ढा। तो जब आप तरंग देखते हैं तो इस तरह से आपको आएगा। इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं। तो जब आप देखेंगे इसको इस तरह से, तो तरंग गर्त और तरंग शीर्ष के मध्य जो है ऊर्ध्वाधर दूरी जो है तरंग की ऊंचाई कहा जाता है। यानी तरंग गर्त और तरंग शीर्ष के मध्य की ऊर्ध्वाधर दूरी, यानी
ये जो मैंने बताया था, ये क्या था? तरंग श्रृंग। ये भी था तरंग श्रृंग। ये क्या था? तरंग गर्त। अब तरंग श्रृंग ये और ये तरंग गर्त दोनों, इसके बीच यानी इसके और इसके बीच का जो ये ऊर्ध्वाधर दूरी है, ये यहां पे आप जो देख रहे हैं ये, तो ये आपको हाइट कहलाता है या ऊंचाई कहा जाता है, तरंग की ऊंचाई। अब ये क्या कहलाएगा? तरंग की ऊंचाई। तरंग की ऊंचाई, ये आपको तरंग की ऊंचाई कहा जाता है। अब दो तरंग गर्तों के मध्य की क्षैतिज दूरी को तरंग दैर्घ्य अथवा तरंग की लंबाई कहा जाता है। अब यहां इसको इस तरह से अभी आपको हम यहां दिखाते हैं, तो ये अब ये तो हो गया आपका ये और ये, तो ये आपको ऊंचाई हो गया। अब इसके और इसके बीच की जो दूरी है, यानी यहां से ये दो तरंग के बीच की दूरी, ये तरंग की लंबाई कहलाएगा। तरंग की लंबाई, तो ये आपको तरंग की लंबाई, यहां से यहां के बीच यानी दो तरंग श्रृंगों के बीच की आप दूरी देखेंगे तो उसको तरंग दैर्घ्य अथवा तरंग की लंबाई कहा जाता है। तो ये दो तरंग गर्त भी हो सकता है, दो तरंग श्रृंग भी हो सकता है, तो उसके बीच की उसी तरह से इन दोनों के बीच में, इसको और यहाँ इसके बीच में जो गुजरने में लगा अवधि, ये जो तरंग का मतलब एक तरंग से दूसरा तरंग में कुछ सेकंड में वो वेव मूव किया, तो उसको तरंग अवधि कहा जाता है या आवर्त काल कहा जाता है। उसके बीच की अवधि को तरंग का आवर्त काल कहा जाता है। इसको इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं हिंदी में, इसको इस तरह से। अब इसको इस तरह से देखिए, ये देखिए, ये अब एकदम सिंपल से आपको इसको समझ सकते हैं, इसको इस तरह से, ठीक है। ये जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग ये क्रिस्ट कहलाता है, और ये जो नीचे वाला भाग है ये आपको टॉक कहलाता है। अब क्या होता है कि ये क्रिस्ट, ठीक है, और ये क्रिस्ट है, ये क्रिस्ट है, ये क्रिस्ट है, तो ये क्रिस्ट और ये सीधा ये क्या है? टॉर्क है। तो क्रिस्ट और टॉर्क के बीच में जो ये ऊंचा वाला भाग है, इसको हाइट बोलते हैं या ऊंचाई बोलते हैं तरंग की। अब देखिए ये और ये इसके बीच वाला एरिया, तो ये क्या है? 15 सेकेंड में, यानी यहां से ये दूरी तय किया तो ये 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड को वेव पीरियड या तरंग का आवर्त काल, आवर्त काल, ये क्या हो गया? तरंग श्रृंग। ये क्या हो गया? तरंग गर्त। अब ये दो क्रिस्ट के बीच, ये क्रिस्ट एक, ये क्रिस्ट, और इन दोनों के बीच की जो लंबाई है उसको वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य या तरंग की लंबाई, तरंग की लंबाई कहा जाता है। और ये आप देख लें कि इसके नीचे जो है तो वाटर स्टिल रहता है, जैसे तरंग तो ऊपर से चल रहा है, उसके नीचे जो वाटर है वो स्थिर है। और इसका अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ इस तरह से जा रहा आवर्त काल, तो ये डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन इस तरह से। तो ये आपको जो समुद्र की जो लहरें चलती है, जो तरंगें चलती है, जिसको सी वेव्स वगैरह कहते हैं, तो वो इस तरह से चलती है। तो हम लोग इसमें प्रमुख चीज था तरंग श्रृंग, तरंग गर्त, तरंग की लंबाई या तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ जिसको बोलते हैं, इसका हाइट, इसका आवर्त काल, ये सारी चीजें इसमें आपको क्लियर हो गई। अब ये देखिए कि किस तरह से एक एनिमेशन इसी में है, तो देखिए किस तरह से हमारा तरंग चलता है। ये देखिए इस तरह से, अब ये देखिए तरंग आवर्त, तरंग इस तरह से आपको चलता रहता है, और इस तरह की आपको अक्सर इस तरह के तरंगे समुद्र में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तरंगों में
तरंग का क्या काम है, जैसा कि मैंने जियोमॉर्फोलॉजी में बताया था कि समुद्र के किनारे कुछ ऐसी स्थलाकृतियां बनती है जो तरंग के अपर्दनात्मक कार्यों के कारण बनती है। तो उसमें देखेंगे जो हमारा तरंग है उसके क्या क्या है। तो तरंगें अपर्दन का मुख्य कारण है, और खास करके ये तरंगें जो उत्पन्न होती है या तो भूकंप टेक्टोनिक एक्टिविटीज से भी हो सकते हैं, उसी तरह से तूफान, जब कोई बड़ा तूफान आता है, चक्रवात वगैरह आता है, तो उसमें भी आप सुनते होंगे रेडियो पे कहता है कि ऊंची लहरें उठेंगी, मछुआरों को सलाह दी जाती है कि समुद्र के किनारे ना जाएं, तो वो काफ़ी ऊंची तरंगें उठ सकती है। तो या तो तूफान या ज्वालामुखीय विस्फोट अगर उत्पन्न हो गया, क्योंकि अक्सर समुद्र के कारण ज्वालामुखीय विस्फोट होता रहता है, तो प्रलयकारी होती है एवं तटीय क्षेत्रों में व्यापक नुकसान पहुंचाता है इस तरह की तरंगें, जो समुद्र की भयंकर तरंगें होती है, जिसमें से इसका बेस्ट एग्जांपल सुनामी है। आपने देखा था 2004 में सुनामी ने किस तरह से तबाही मचाया था पूरा। तो ये सारी जो है वो समुद्र का तरंग ही है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग देखेंगे ज्वार भाटा, या जिसको टाइड्स बोलते हैं इंग्लिश में, ज्वार भाटा। तो टाइड्स जो होता है द पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल, यानी सी का जो लेवल है वो अचानक ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर उठ जाता है, और ये एक पीरियोडिक अवधि के अनुसार ही होता है। तो इसी तरह से ये तो एक बार हो सकता है दिन में, या 2 बार हो सकता है, और बेसिकली अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून, तो इसको हम टाइड्स कहते हैं। इसको हिंदी में इस तरह से हम देख सकते हैं, सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण या गुरुत्वाकर्षण के कारण दिन में 1 बार या 2 बार समुद्र के स्तर में आवधिक उठने, यानी पीरियोडिक अगर उठ रहा है, आवधिक गति से उठ रहा है और गिर रहा है, तो इस क्रिया को ज्वार भाटा कहा जाता है। इस क्रिया को ज्वार भाटा कहा जाता है। तो इसको हम इस तरह से देखें कि किस तरह से ज्वार के भी कितने टाइप्स हैं। तो इसमें सबसे जो होता है जिसको कहते हैं बृहत ज्वार या स्प्रिंग टाइड, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये इसका खासियत है कि ये बृहत ज्वार जो होता है ये तो या पूर्णिमा के रोज होगा या अमावस्या के रोज होगा, या तो उस दिन चांद आपको फुल मून होगा या न्यू मून, अर्थात ये आपको पूर्णिमा के रोज हो सकता है या अमावस्या को हो सकता है। दूसरा देखेंगे कि सूरज और चांद एक ही दिशा में हो सकता है, यानी ऐसी स्थिति है कि ये आपका अर्थ है, ये मून है और ये सन है। तो सन मून एक ही दिशा में होगा। इस तरह की स्थिति में तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह की स्थिति में क्या हो जाएगा कि सूर्य इधर है, अर्थ के इधर है, तो ये अमावस्या हो जाएगा। या तो फिर दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि अर्थ है इस तरह से और इस तरह से, मून है ये और ये सन है, और यहां पे आप देखेंगे कि ये सन है। इसमें भी सन और मून लगभग आप देखेंगे तो इस तरह से आप देखेंगे तो एक ही, यानी ये पूर्णिमा वाला सिचुएशन हो सकता है। तो ये होगा कि एक सीध में होना चाहिए, यानी सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, जब एक सीध में होगा तो शक्तिशाली तरंगें उठती है। तो इस तरह से क्या होता है, काफी शक्तिशाली तरंगें आपको देखने को मिलेगी। इसको एग्जाम्पल के तौर पे अभी और अच्छे तरह से आपको हम समझाते हैं, तो आपको ये फिगर से बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, अब ये सारे टाइड्स एक बार दे देते हैं तो उसके बाद आपको, तो इसमें आप ये समझिए कि लगभग एक सीध में है सूरज और चंद्रमा, तो दोनों के ग्रेविटी का असर पड़ता है, जिससे बृहत ज्वार आते हैं, बड़े ज्वार आते हैं। दूसरा है चंद्रमा के चतुर्थ भाग के दौरान ऐसा स्थिति होता है कि सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोण हो जाती है, 90 डिग्री पे हो जाती है, और इसके कारण क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल काफी निम्न होता है। तो इसमें पानी के स्तर में बहुत ही कम वृद्धि होती है, या अथवा वृद्धि एकदम नहीं होती है। यानी इसमें हम देखेंगे तो वृद्धि बहुत ही कम होती है, यानी सूरज और चंद्रमा का जो आपका देखेंगे तो वो कैंसिल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखें तो ये कहते हैं नीप टाइड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, या निम्न ज्वार।
उसी तरह से आगे हम लोग देखें इसको, तो ये हम आगे देखें इसको। तो ये फिगर है, इस फिगर को हम लोग देख लेंगे तो बहुत ही क्लियर आपको हो जाएगा कि कैसे होता है। ये देखिए, ये स्प्रिंग टाइट होता है, तो वैसी स्थिति में होता है कि देखिए कि स्प्रिंग टाइट आपका स्प्रिंग टाइट या जिसको हमने कहा था बृहत ज्वार, इसमें क्या होता है कि सूरज और चंद्रमा एक ही इसमें होता है, तो इसमें आपको ज्यादा आपको ये करता है। तो ये आपको अर्थ है, ये मून का सिचुएशन है। तो ऐसी स्थिति में आपको उसी तरह से ये क्या है, ये पूर्णिमा वाला है फुल मून, या फिर आप देखेंगे न्यू मून यानी अमावस्या के रात, इसमें चंद्रमा और सूरज एक ही दिशा में होगा, तो फिर इसमें भी एक ही अक्ष इस पे आपको होगा, तो यहां भी आपको काफी स्प्रिंग टाइट। तो स्प्रिंग टाइट दो स्थिति में होगा, या पूर्णिमा या अमावस्या में। दूसरा होता है नीप टाइट यानी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द मून, इस तरह से, यानी सूरज और मून के बीच में 90 डिग्री एंगल का होता है। इसमें क्या है कि इसका गुरुत्वाकर्षण और इसका गुरुत्वाकर्षण कैंसिल हो जाता है, जिसके कारण बहुत ही कम या लगभग नहीं आपको ज्वार पैदा होता है, नीप टाइट नहीं होता है। उसी तरह से थर्ड क्वार्टर भी होता है, फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में भी वही स्थिति हो जाती है। यहाँ आप देखेंगे तो 90 डिग्री पे है दोनों, तो ये सारी स्थितियां होती है। तो ये आपको ज्वार उत्पन्न करती है, तो ये ज्वारीय तत्व है। अब आगे इसको हम लोग महासागरीय धाराएं दो बलों से प्रभावित होती है, प्राथमिक बल। अब हम लोग महासागरीय, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं, जो ओशन करंट की बात हम लोग कर रहे थे, तो ओशन करंट के बारे में जान लेते हैं। तो महासागरीय धाराएं जो है मुख्यतः दो बलों से प्रभावित होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इसमें आप देखिए कि प्राथमिक बल, खास करके अभी हम बताएंगे, पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट फीचर्स है, चाहे आप सैलिनिटी देख लें, टेम्परेचर देख लें, ये सारे तत्व महासागरीय धारा के संचालन में कार्य करते हैं। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ दो तरह का, एक तो प्राइमरी फोर्स, दूसरा सेकेंडरी फोर्स। प्राइमरी फोर्स वो हुआ, इस तरह से आप समझिए, ये प्राइमरी फोर्स है, ये हमारा कप हमारे हाथ में, ठीक है, तो यहाँ एकदम अस्थिर है। तो कोई धक्का मार दिया जाए या कोई इसमें फ्यूल दे दिया जाए जिससे ये चलना शुरू हो जाए, तो जब ये चलना शुरू हो गया तो ये पहला जो धक्का मारा वो प्राइमरी फोर्स कहलाया, ठीक है, प्राइमरी फोर्स कहलाया। लेकिन जब अब ये चलना शुरू हो गया तो अगर अनप्लान्ड वे में हो जाएगा तो नीचे जाके फूट भी सकता है ये कप, तो इसको फिर एक नियंत्रित करने वाला बल भी चाहिए। तो जो नियंत्रित करने वाला बल है वो सेकेंडरी फोर्सेस है। तो यही अभी हम यहाँ आपको दिखाएंगे। तो देखिए, तो प्राथमिक बल वो है जो गति को प्रारंभ करता है, यानी जो भी धाराएं चलती है वो गति जहां से प्रारंभ होती है उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक बल। तो उसी तरह से दूसरा जो होता है वो द्वितीयक बल है, जो धारा प्रवाह को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। तो कभी कभी इसमें पूछता है कि जो ओशन सर्कुलेशन है उसके प्राथमिक बल कौन से हैं और उसके द्वितीयक बल अर्थात सेकेंडरी बल कौन से हैं। तो अक्सर इसमें बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है, तो यही हम लोग आज यहाँ डिस्कस करेंगे और इस पे देखेंगे जो हमारे महासागरीय धाराएं किस तरह से उत्पन्न होती है, किस तरह से एक बहुत बड़ा कन्वेयर बेल्ट होता है। आपको देखेंगे तो पूरे ग्लोबल लेवल पे एक कन्वेयर बेल्ट आपको मिलता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं आगे।
तो इसमें जैसे कि मैंने बताया था प्राइमरी फोर्सेस, ये देखिए अब ये प्राइमरी फोर्सेस में जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी फोर्सेस जो है वो इनिशिएट करता है, यानी चालू करता है कोई भी चीज को, शुरुआत करता है, चाहे वो जैसे हम समझते हैं गाड़ी स्टार्ट जिसको हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि जो करता है वो है सोलर एनर्जी, क्योंकि जो भी हमारा मूवमेंट होता है, चाहे आप कार चला रहे हो, चाहे आप रिक्शा चला रहे हो, ए टू जेड जो भी इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे सोलर एनर्जी से चार्ज कर रहे हो या फॉसिल फ्यूल, सब सोलर से चलता है। सब अल्टीमेटली देखें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में तो सूर्य से ही संबंधित है। तो उसी तरह से हमारा ओशन करंट भी जो है वो हीटिंग जो होता है वो सोलर एनर्जी से होता है। तो सोलर एनर्जी आपका पहला ये है। दूसरा जो है विंड, क्योंकि सोलर एनर्जी है, कभी कभी विंड जो है उसके साथ आपका आता है। उसी तरह से ग्रेविटी है, अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो फिर वो जो डेंसिटी जिसकी हो जाएगी, जो भारीपन होगा वो नीचे नहीं जाएगा करंट। उसी तरह से कोरियोलिस फोर्स है, ये भी इंपैक्ट करता है। तो चलिए अब इसी में हिंदी में इसको देखते हैं। तो धाराओं को प्रभावित करने वाला प्राथमिक बल है सौर ऊर्जा, पवन, गुरुत्वाकर्षण, कोरियोलिस बल, ये सब प्राथमिक फोर्सेस है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंडरी और प्राइमरी में क्या डिफरेंसेस है।